परिचर्चा करने जा रहे हैं। हेलो, हाँ सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही। शुरू नहीं हुआ शायद ना लाइव। सर आप स्टार्ट करें, सर लाइव है। हाँ जी ठीक। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंढरीनाथ पाटिल, हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल लोकबात के द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस समारोह के संदर्भ में हम आज परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से प्रोफेसर लोग, विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और सुनने वाले अनेक श्रोतागण, आप सभी को शिक्षक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है कि हम गुरु को, शिक्षक को ईश्वर से बड़ा, ब्रह्म से बड़ा मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अगाध है। जब जब संसार में संकट हुआ है, तकलीफों में संसार गया है, मनुष्य मानव जीवन जब संकटों में घिरा हुआ है, तब तक शिक्षक ने आकर, गुरु ने आकर मानव समाज को बचाया। आदिम काल से परंपरा भी आप लोग देख लेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी कि आदिम युग में भी जो मनुष्य था वो भी किसी ना किसी से सीख रहा था। मनुष्य जन्मतः विद्यार्थी होता है और वही विद्यार्थी अपने मृत्यु तक वह विद्यार्थी बना रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वो कब शिक्षक बन जाता है उसे भी पता नहीं चलता। संपूर्ण विश्व में शिक्षक दिवस अलग अलग तिथियों पर मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस 1962 से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर हम मनाते हैं। ऐसी क्या विशेषता है कि हम इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इसके विषय में मैं थोड़ी भूमिका बनाना चाहूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये चेन्नई से 42 मील दूर एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ 1888 में। अत्यंत सामान्य गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन प्रकांड उनकी जो प्रचंड उनकी बुद्धिमत्ता थी, बचपन से ही लोगों को समझने लग गया था। वो कहते हैं ना, होनहार बिरावन के होत चिकने पात। इस तरह से उनके जब वो पढ़ने में थे तब भी समझ में आने लग गया था कि इनकी बुद्धिमत्ता जो है, इनका जैसे जिसको हम IQ आज कहते हैं, वो काफी अच्छा था, बड़ा था। इसलिए उनका जो उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो ईसाई मिशनरी कॉलेज स्कूलों में हुई और फिर वो कॉलेज में गए। 1888 में जन्मे हुए व्यक्ति 1901 में दर्शन शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हो जाते हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्य है। और आगे चलकर 1930 में ही उन्हें आचार्य, मैसूर विश्वविद्यालय में आचार्य बना दिया गया। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो गए। और ये सारी बातें समाज के लिए नई नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि 5 सितंबर को पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वो एक उत्तम दर्शन शास्त्री थे, वो एक उत्तम वक्ता थे, वो उत्तम राजनेता थे। अत्यंत गरीब घर से निकलकर वो व्यक्ति अपने दर्शन शास्त्र में अपने आप को एक सिद्धहस्त बनाता है। आगे चलकर वो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए। 1962 में ही उन्हें राष्ट्रपति का पद उन्हें संभाला। और जब उनके जन्म जयंती को, उनके जन्मदिन को मनाने के उनके दोस्तों ने कहा कि उनकी जन्म जयंती एक मोटे तरह से मनाई जाए, तो उन्होंने ही कहा था कि अब आज से मेरी जो जन्म जयंती जो होगी, जन्मदिन होगा, वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक रहना यह कोई आम बात नहीं है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने वह कार्य किया और वो हमारे आदर्श रहे हैं। और बहुत अधिक भूमिका न बांधते हुए मैं ये कहूंगा कि आज की जो परिचर्चा है, उस परिचर्चा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके विचार तथा जो हमारे शिक्षक भाई बहन आज इस परिचर्चा में सहभागी हो रहे हैं, उनके अनुभव
उनका शिक्षक बनने तक का सफर, उनमें आने वाली अड़चने, इन सारी बातों पर और विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न, उनके विषय में हम आज यहाँ पर परिचर्चा कर रहे हैं। हमारे आज के इस परिचर्चा में 6 महात्मा यहाँ पर प्रस्तुत है। उनमें पहले है पुणे से डॉक्टर दशरथ मारुति वाघ। दशरथ वाघ सर, आपका हमारे लोकबात यूट्यूब चैनल में आज के परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आबा साहेब गरवारे महाविद्यालय पुणे में विगत 27 वर्ष से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। उनकी 2 पुस्तकें और 20 से अधिक शोध निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। 2 बार उन्हें आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिला है और हिंदी सेवी संघ इंदौर की ओर से उन्हें हिंदी सेवी पुरस्कार के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है। ऐसे हमारे महनीय अतिथि दशरथ वाघ सर, आपका नमस्कार परिचर्चा में स्वागत है। दूसरे हमारे अतिथि है रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर आरती जी पाठक। आरती जी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में हिंदी की सेवा कर रही है। वो उत्तम कवयित्री है, भाषा विज्ञान में उनकी विशेष रुचि है और विद्यार्थी प्रिय शिक्षक के रूप में उनका सम्मान रायपुर में, पूरा रायपुर और छत्तीसगढ़ में उनकी ख्याति है। ऐसे महनीय वक्ता हम डॉक्टर जी पाठक, आपका आज के परिचर्चा में स्वागत है। हमारे तृतीय वक्ता है डॉक्टर कोयल जी विश्वास। कोयल जी विश्वास बेंगलुरु माउंट कार्मल कॉलेज बेंगलुरु में विगत 15 वर्ष से विभागाध्यक्ष है। उनकी विशेषता यह है कि वो बंगला, हिंदी, कानड़ी और अंग्रेजी भाषा की जानकार है और इसी कारण वे वो अनुवाद जो है बंगला से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और कन्नड़ा से हिंदी, इस तरह का अनुवाद में वो अपना कार्य कर रही है। साथ ही साथ वो कहानी लिख रही है। बहुत जल्द उनका कहानी संग्रह प्रकाशित होने वाला है। वो अच्छी कवयित्री है, साथ ही साथ आलोचना में उनकी विशेष रुचि है। उनकी 4 पुस्तकें और 30 लेख आज तक प्रकाशित हो चुकी है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की वो सदस्य है और विशेष बात यह है कि वो प्रोफेशनल काउंसलर है तथा लाइफ स्किल कोच भी है। और उसके बाद जो चौथे जो वक्ता है वो है हमारे डॉक्टर दीपक जी पवार। ये दिगंबर राव बिंदु महाविद्यालय भोकर, नांदेड़, महाराष्ट्र से हमारे इस परिचर्चा में जुड़े हुए हैं। विगत 23 वर्ष से वे वहां पर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे वक्ता है, साथ ही साथ अच्छे कवि है। उनकी भी 2 पुस्तकें और 50 से अधिक लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। अत्यंत विनम्र और प्रसन्न व्यक्तिमत्व और विद्यार्थी प्रिय शिक्षक अध्यापक के रूप में उनकी ख्याति। उसके साथ साथ डॉक्टर पवार जी, आपका इस परिचर्चा में स्वागत है। उसके बाद हम 2 विद्यार्थी प्रतिनिधियों को इस परिचर्चा में वो सहभागी हुए हैं। एक है दुर्गा प्रसाद जी। ये पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, मेघालय से पीएचडी के शोध छात्र है। सूफी साहित्य का सौंदर्य बोध, एक आलोचनात्मक अध्ययन, इस पर प्रोफेसर माधवेंद्र प्रसाद पांडे जी के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद जी, आपका भी इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही श्रद्धा वर्मा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। इनका भी मैं इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो परिचर्चा यहाँ पर आयोजित की गई है, इस परिचर्चा का उद्देश्य इतना ही है कि शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक और समाज, शिक्षक और राजनीति, अगर आपने देखा तो हर व्यक्ति जैसे चाणक्य नहीं हो सकता, वैसे ही लेकिन चाणक्य से कम भी नहीं हो सकता। हमारे सभी शिक्षकों के आदर्श के रूप में हम चाणक्य को ही देखते हैं और उनके ही एक वाक्य से मैं इस परिचर्चा को आरंभ करूंगा। चाणक्य को जब धनानंद ने उनका अपमान किया था तो चाणक्य ने कहा था, मुझे भीख की आवश्यकता नहीं है धनानंद, मैं शिक्षक हूं।
यदि मेरी शिक्षा में सामर्थ्य है तो अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण मैं स्वयं कर लूंगा। इस तरह का शिक्षक जो अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता, लेकिन वह चाहे तो ब्रह्मांड का निर्माण, नव निर्माण कर सकता है। इसी के साथ मैं आवाज दूंगा कि हमारी श्रद्धा वर्मा को, जो इस परिचर्चा में सहभागी है, विद्यार्थी के रूप में मैं उनसे जानना चाहता हूं कि श्रद्धा, शिक्षक की भूमिका आपके जीवन में क्या रही है और आप किस शिक्षक को अपना आदर्श समझती हो? श्रद्धा जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकों को और इसके बाद बाहर जितने भी अध्यापक अभी तक मेरे जीवन में रहे हैं, सभी को मैं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इसके साथ ही सर, एक विद्यार्थी के तौर पर हम तो लगभग जीवन पर्यंत के विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन कुछ एकेडमिक्स में अगर देखा जाए, जिस तरीके से सभी विद्यार्थी जो अलग अलग अध्यापकों से पढ़ते हैं, तो निश्चित ही कई अध्यापक, कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको जिंदगी की भी शिक्षा देते हैं, जीवन की भी शिक्षा आपको वो देते हैं, ताकि किस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके और उसको एक मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने रख सके। तो इसी के लिए मैं सबसे पहले कुछ शिक्षकों के नाम लेना चाहूंगी जो अभी तक मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मेरी एकेडमिक में भी और मुझे जिंदगी में भी। और मैं समझती हूँ कि आज अगर मैं अपना परास्नातक कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसके साथ ही हिंदी क्षेत्र में अगर मैं कार्यरत हूँ, तो ये सब उन्हीं की देन है। सबसे पहले मैं अगर अपने ग्रेजुएशन से शुरुआत करूँ तो दो वहाँ पे अध्यापक मेरे रहे थे, एक ब्रिजराज सर और प्रेम शंकर सर, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और अभी तक जब मैं दयालबाग शिक्षण संस्थान, जो कि आगरा से मैंने अपनी स्नातक कंप्लीट की है, और जब मैं वहां से निकल चुकी हूँ, तो इसके बाद भी मैं लगातार उनके संपर्क में बनी रहती हूँ और वो हर बार मुझे गाइड करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ, चाहे वो कैसी भी परेशानी हो। मुझे कभी अपनी शिक्षा में कोई दिक्कत आई हो, किसी प्रश्न में मैं उलझी हूँ, या फिर मेरे अपने निजी जीवन में कुछ परेशानियां रही हो, हर समय उन्होंने मेरा साथ दिया। और मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान जैसा मैं बनना चाह रही हूँ, वो बनाने के लिए हमेशा वो मुझे प्रेरित करते रहते हैं। इसके अलावा जब से मैं दिल्ली आई हूँ, तब से आदरणीय आलोक सर मेरे मार्गदर्शक बने हुए हैं और उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए गाइड किया है। और उनकी गतिशीलता और इसके साथ ही जो उनकी जो लगन है, जो मेहनत है, वो बहुत ही ज्यादा अनुकरणीय है। जो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझ में जिंदगी में कुछ एक अच्छी आदत विकसित हो पाए, तो वो आलोक सर की मेहनत मैं लेना चाहूंगी, ताकि मुझे लगे कि मैं जिंदगी में कुछ कर पा रही हूँ। इसके साथ ही सर, एक विद्यार्थी के तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि हमारी दो जिंदगी होती है, एक हमारी निजी जिंदगी जिसमें हमारा परिवार होता है, और एक वो जिंदगी होती है जो हम अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों के बीच गुजारते हैं। तो उसी जिंदगी को गुजारने में शिक्षक ही एक ऐसे मार्गदर्शक है जो हमें निरंतर अपने साथ की बदौलत आगे बढ़ाते हैं। सर, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप शिक्षकों से आगे बातचीत, हमारी चर्चा जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद श्रद्धा। इसके बाद पूना से जो वरिष्ठ प्रोफेसर है दशरथ वाघ सर, मैं चाहूंगा कि आप शिक्षक के विषय में और अपने जीवन में जो अनुभव है उसके विषय में कुछ मार्गदर्शन करें। डॉक्टर दशरथ जी वाघ। सबसे पहले मैं बहुत शिक्षाविद एवं दार्शनिक अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी स्मृति का अभिवादन करता हूं और उनका त्याग और उनकी ली हुई शिक्षा, यह अगर हम देखते हैं तो शिक्षक के पास, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही। हाँ, आ रही दशरथ जी, अच्छा। हाँ। तो हम कहते हैं कि पहले हमारा शिक्षक जो है माता पिता होते हैं, और उसके बाद जो है हम जब स्कूल जाने लगते हैं तो एक शिक्षक जो है हम लोगों को, हमारे जीवन को दिशा दे देते हैं।
जैसे कि कुम्हार की उपमा दी जाती है अध्यापक को कि एक कीचड़ का एक गोले को आकार देकर आगे चलकर समाज को वो ठंडा पानी दे देता है। उसी यह भूमिका जो अध्यापक की है, यह भूमिका सराहनीय है और इस भूमिका के लिए ही बहुत सारे लोग अध्यापक बनते हैं, ऐसी मेरी राय है। वैसे देखा जाए तो अध्यापक की भूमिका में अब 27 साल हो चुके हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है हम लोगों को मिलते हैं। अब 27 लगभग पीढ़ियां हम कहेंगे कि हमारे साथ चली है। तो जब उनका फोन आता है तो बहुत अच्छा लगता है और यह शिक्षक जो है यह वटवृक्ष के समान होता है। वह क्या कर लेता है कि अपनी एक एक शाखा जो है छोड़ देता है जमीन में और वह अपना विस्तार करता जाता है। उसके पास भले ही संपत्ति न हो लेकिन उसकी यही संपत्ति होती है। किसी शहर में या गांव में घूमते समय अचानक कोई आकर हमारा पैर छूते हैं, शायद हम उसको भूल गए होते हैं, लेकिन फिर भी अचानक जब ऐसा हो जाता है तो इससे बड़ी संपत्ति अध्यापक के लिए और कुछ नहीं होती है। और तब पैर छूने की और उसकी नम्रता जो है यह शायद हमारे संस्कार है और तब हमारा सीना जो है इस गर्व से भर जाता है कि हमारी यह जो है शिक्षक यह जो हमने स्वीकार लिया है भूमिका शिक्षक की, यह शायद कुछ ये हो रही है। तो ऐसे कई अध्यापकों की भूमिका में कई उदाहरण हम दे सकते हैं और यही होना चाहिए कि किताबी ज्ञान जो है तो हम दे देते हैं, इंफॉर्मेशन तो हम बच्चों को क्लास में दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ उनके जीवन के पक्षों को भी छूना चाहिए, उनके आंतरिक पक्ष को, आत्मिक पक्ष को भी छूना चाहिए और तब जाकर ये चीजें जो है अपने आप हो जाती है कि बच्चे जो है अपने को हमें याद रखते हैं। अगर हम सिर्फ किताबी ज्ञान दे देंगे कि इंफॉर्मेशन सिर्फ जानकारी दे देते हैं और उनकी अंतर्मन को अगर नहीं छूते हैं तो ऐसे शिक्षकों को शायद याद नहीं किया जाता है। तो अध्यापक की भूमिका जो है ये इसी प्रकार की होनी चाहिए। कबीर की बात जो हम अगर कहेंगे, कबीर ने कहा था गुरु कैसा होना चाहिए और कबीर क्या है, उन्होंने कहा, कबीर ने कहा था कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अर्थात सदगुरु की महिमा जो है यह अनंत मानी गई है। अनंत मतलब उसकी गिनती नहीं की जा सकती। अनंत किया उपकार, वह गुरु के शिष्य कहता है उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उगाड़िया, क्योंकि हम कह देते हैं हमारे सामने जो दिखता है उसके पार का दिखाने वाला जो होता है वो गुरु होता है। हमारे यहाँ मराठी में गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया है। एक अभंग है, गुरु थोर म्हणावा, देव थोर म्हणावा की गुरु थोर म्हणावा, आधी नमस्कार कोणासी करावा, आम्हा भासते सद्गुरु थोर आहे, तयाच्या प्रसादे रघुराज पाए। तो उनका कहना है कि भगवान से भी गुरु महान होता है, क्योंकि भगवान का दर्शन अगर बीच में ये नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, तो शायद भगवान का दर्शन नहीं होगा। अर्थात विद्यार्थी को अपने इच्छित स्थल पर या भगवान उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम गुरु ही कर सकता है। भगवान, डायरेक्ट भगवान की बात जो हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था वो प्लैटिनम की तार जो इसकी सिद्धांत है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, उसी प्रकार यह प्लैटिनम की तार का काम गुरु करता है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो श्रोता है काफी विद्यार्थी हमारे इसमें जुड़े हुए हैं और जब हम क्लास में बात करते थे या कल मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप ये पूछ लेना अपने परिचर्चा में कि जो कबीरदास जी ने जो कहा या आपने जो कहा, जैसे गुरु गोविंद गोपाल गुरु के जिन गोविंदियों बताए, जिन्होंने हमें ईश्वर का साक्षात्कार किया, वो गुरु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सर मैं ये पूछना आपको चाह रहा हूँ कि गुरु यह संकल्पना आध्यात्मिक संकल्पना है और शिक्षक ये आधुनिक संकल्पना है, तो आप इन दोनों में कैसे जोड़ पाते हैं या इन दोनों को आप साम्य और वैषम्य इनमें क्या देखते हैं? पहले अगर देखा जाए तो आज इन 2-3 संकल्पनाएं वैसे है, शिक्षक, अध्यापक और गुरु,
ये जो है 3 प्रकार की संकल्पनाओं को जो है हम देख सकते हैं। वैसे गुरु यह अवधारणा जो है ये भारतीय है और इसमें अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ जो है लगभग 1856 तक गुरुकुल पद्धति थी और अंग्रेज नीति आने तक जो है गुरुकुल पद्धति थी और शिष्य को गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेनी पड़ती थी। तो वहाँ जो गुरु शिक्षा देता था वहाँ उसे कोई मोह नहीं था गुरु को कि मुझे ये देने के बाद यह मिलेगा। इस प्रकार की भावना जो है गुरु में थी। अगर और एक गुरु जो देता है उसका कोई मूल्य नहीं किया जा सकता, उसकी कीमत कोई नहीं किया जा सकती है। एक बात यह है। और आज अगर हम देखेंगे शिक्षक की अगर परिभाषा अगर हम देखेंगे, क्योंकि आधुनिक संकल्पना है, यह गुरुकुल में उस बच्चे की सभी चीजें जो है उनको मालूम होती थी, उसकी क्षमता मालूम होती थी, वो कहाँ तक पढ़ेगा, कौन से क्षेत्र में उसकी रुचि है, क्योंकि वो गुरु के साथ ही रहता था। अभी यह शिक्षक के साथ जो विद्यार्थी आता है वो 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे आता है। तो आज का शिक्षक जो देगा वो सिर्फ इंफॉर्मेशन या जानकारी ही देगा, उसके आत्मा को उतना नहीं छू पाएगा। और यहाँ भी एक बात है कि शिक्षक जो है आज गुरु जैसा ये नहीं करता है कि उसके एक चाहे वो ये कह सकते हैं हम लोग कि उसके पीछे जो है कुछ कारण है इंफॉर्मेशन देने का, और वो है वेतन। अवैतनिक जो है गुरु शिक्षक जो है नहीं है, वो वेतनिक है। और गुरु का ज्ञान ये उच्च कोटि का होता है और शिक्षक जो है, शिक्षक की अगर हम बात करेंगे वह इतना गहराई में नहीं जाता है या उसकी मुक्ति तक, शिष्य की मुक्ति तक नहीं, सिर्फ राह दिखाने का काम जो है यहाँ किया जाता है। वैसे ही अगर कहें आध्यात्मिक ज्ञान की बात भी हम गुरु के साथ जोड़ सकते हैं। व्यावहारिकता वहां भी थी और आज का शिक्षक जो है थोड़ा सा व्यावहारिक हो गया है, या विद्यार्थी भी हम कहेंगे, सिर्फ शिक्षक को ही हम दोष देंगे ऐसा नहीं, विद्यार्थी भी आज व्यावहारिक बन गया है और वह नौकरी के लिए ही शिक्षा पाना चाहता है। वह आत्मोद्धार के लिए शिक्षा की बात जो है विद्यार्थी से भी गायब है। शायद यह भी एक कारण होगा कि इससे गुरु से शिक्षक बना और वह शिष्य से यह विद्यार्थी बना है। शायद यही भी एक कारण हो सकता है। यहाँ जो है इसके पीछे अगर हम कहेंगे अध्यापक हमें जो है धन, शिक्षक को धन मिलता है ये पढ़ाने के बाद जो है, लेकिन गुरु को जो है ये कुछ नहीं मिलता है। और शिक्षक आप लोगों को मिल जाएंगे लेकिन गुरु को ढूंढना पड़ता है। तो शिक्षक और गुरु में यह थोड़ा सा एक व्यावहारिक, आत्मिक और आध्यात्मिक अंतर जो है ये हमें दिखाई देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। मैं अभी डॉक्टर आरती जी पाठक जी से बात करना चाहूंगा, उनसे जानना चाहूंगा कि उनके जीवन में कौन से शिक्षक, उनके गुरु, कौन से उनके आदर्श रहे हैं और किन गुरुओं ने उन्हें शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। मैं आवाज दूंगा सम्मानीय डॉक्टर आरती जी पाठक जी, आप बताएं कि आपको किन गुरुओं ने, किन शिक्षकों ने शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। गुरु के सर्वप्रथम जन्मधात्री के साथ शायद नेटवर्क इश्यू है मैडम आपके यहाँ। मैडम आवाज नहीं आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही। जी आरती जी, मैं आपको बाद में आपसे मैं बात करता हूँ। मैं उन्हीं के साथ साथ डॉक्टर कोयल जी विश्वास जो बेंगलुरु से हमसे जुड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ। मैं इस मंच के हेलो कोयल जी, आप सुन पा रही है मुझे? हेलो हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ आ रही है, बोलिए मैडम। अच्छा, आरती जी बोल रही है, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। आरती जी
नहीं मैडम, आप बोल लीजिए, आपका शुरू हो जाएगा तो वो थोड़ी रुक जाएगी अपने आप। मुझे लगता हाँ, वो ब्रेक होगी तो फिर कोई नहीं सुन पाएगा उनको। है जी पाटिल जी, मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं? जी 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 मैम, जी जी। आपका स्वागत है। मैं यही वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी जी कि बताइए। इतिहास की क्लास जी में मुझे आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया सर। जी जी, मैं ये कह रहा था कि हर मनुष्य के जीवन में शिक्षक और गुरु का बहुत अहम स्थान है। आपको शिक्षक बनने के लिए किससे प्रेरणा मिली, या किन शिक्षकों के कारण आपको लगा कि आपको शिक्षक क्षेत्र में आना चाहिए? शिक्षा क्षेत्र सबसे पहले एक शिक्षक बनने के पीछे मेरी माँ जो है सबसे ज्यादा प्रेरणादायी रही है। मेरी माँ एक बहुत अच्छी टीचर थी। आज 10 साल हुए हैं मेरी माँ मेरी जिंदगी से चली गई है, मगर बचपन से मेरी उंगली पकड़कर अक्षर ज्ञान जो उन्होंने कराया है, और मेरी माँ एक बहुत अच्छी टीचर रही है। उसके साथ साथ मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर आए, और जो मेरे हमेशा से जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद जी है। जब से मैंने विवेकानंद जी को पढ़ना शुरू किया है, मैंने पाया है कि विवेकानंद जी एक ऐसे टीचर थे, एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने युवाओं को झकझोर के रख दिया। और मैंने विवेकानंद जी को तब पढ़ा था जब मैं खुद अपने कॉलेज में थी, और मैं उन्हीं के एक कोट से शुरू करना चाहूंगी। विवेकानंद जी कहते थे, जितना हम अध्ययन करते हैं उतना ही हमको अपने अज्ञान का आभास होता है। तो ये बात मैं हमेशा सोचती थी या मैं मानती थी कि जितने दिन हम अपने आप को अज्ञानी मानेंगे, हम एक अच्छे शिक्षक बने रहेंगे। और जैसे कि आपने कुछ देर पहले दशरथ जी से पूछा कि आपके मत में गुरु और शिक्षक का क्या अंतर है, मुझे वो प्रश्न बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि देखा जाए आज सुबह के दिल्ली के एक बहुत बड़े अखबार में एक लेख छपा था जिसे मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ रही थी। वहां पर उन्होंने कहा है कि शिक्षक के 6 रूप होते हैं। एक अध्यापक होते हैं, एक उपाध्याय होते हैं, आचार्य होते हैं, पंडित होते हैं, दृष्टा होते हैं और गुरु होते हैं। और मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में एक एक करके इन सभी का आगमन हुआ किसी न किसी तरह। तो मेरी परिवार में मेरी माँ से लेकर मेरी मौसी सभी टीचर्स रही, शिक्षक बहुत बहुत अच्छे, वो बहुत पॉपुलर टीचर रही। और उसके बाद जब मैंने अपना अध्यापन कार्य शुरू किया, और पाटिल जी ऐसा था मेरे जीवन में कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अध्यापन के अलावा मैं कुछ और करूंगी। मुझे ये प्रोफेशन इतना अच्छा लगता है कि मैंने बिल्कुल सोच समझ कर ये प्रोफेशन चुना है। और मैं मानती हूँ कि इससे ज्यादा इससे एक शिक्षक है जो अपने छात्रों की आत्मा तक पहुंच पाते हैं, उनकी आत्मा को छू पाते हैं। और चाहे हम 2020 में हैं या आगे भी, एक उत्तम शिक्षक वही होते हैं जो आज भी अपने छात्रों के आत्मा तक पहुंच पाते हैं। और मेरा मानना ये है कि जब तक मैं इस प्रोफेशन में रहूंगी, सूचना देने से बढ़कर मेरा यही एक लक्ष्य रहेगा कि मैं उन बच्चों के जीवन को छू पाऊं, उनकी आत्मा तक पहुंच पाऊं और वो भी मेरे आत्मा तक पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर कहा आपने कोयल जी। किसी ने शिक्षक से पूछा था कि आप क्या करते हो, तो शिक्षक ने एक सुंदर जवाब दिया था, कुछ काव्य पंक्तियां है। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, सब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर में तो परखता है हौसले हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। वाह, क्या बात है। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज ए खलीफा,
अरे मैं तो कच्ची ईंटों से हाँ, समाज बनाता हूँ। वाह वाह, क्या बात। जी जी मैम, आपकी आवाज नहीं आई है जो मुझे। है बिल्कुल गुरु और शिक्षक में भले ही जो दशरथ जी ने बताया वो फर्क आया हो, लेकिन आज भी वो शिक्षक अक्सर पाए जाते हैं जो गुरु का पूरा सर भार उठाते हैं। धन्यवाद कोयल जी आपके जी इस वक्तव्य के लिए। अब अगले वक्ता को मैं आवाज दूंगा, वो है नांदेड़ से डॉक्टर दीपक जी पवार। हेलो, आवाज सुनाई दे रही पवार जी? हाँ जी, आ रही सर, आ रही है। डॉक्टर पवार जी, मैं चाहूंगा और हमारे श्रोता जो है हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम देखें, हम समझे कि शिक्षक कैसे बनता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे श्रोताओं के लिए हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप जिस घर से आए, जिस परिवार से आए, वहां की हालात क्या थी, आप कैसे शिक्षक बने और आज आप क्या अद्भुत कर रहे हैं, एक शिक्षक बन के आपको हो रहा है। धन्यवाद सर। सबसे पहले शिक्षक दिन के इस शुभ अवसर पर मैं विश्व के सभी जो हमारे शिक्षक है उनको मैं नमता हूँ, और साथ साथ आज जो शिक्षक दिन मनाया जा रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भी मैं श्रद्धापूर्वक अभिवादन करता हूँ। सर जी, जैसे आपने पूछा कि मैं शिक्षक का बना और मैं जिस परिवार आया हूँ, वे कहते हैं कि मनुष्य की जो कामयाबी होती है, वो मनुष्य की कामयाबी के लिए जो वेदना होती है, वो वेदना सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात गर्व है कि मैं जिस परिवार से आया हूँ, मैं एक जो किसी एक बेटा हूँ, अत्यंत सामान्य परिवार का मैं एक बेटा हूँ, जिसकी बचपन से मेरी जो परवरिश है वो मेरे दादा और दादी ने की। और बाद में जब मैं मामा मामी के यहाँ जब रहता, तो सबसे पहले मेरे जीवन में जो दादा है, वे मेरे जीवन में गुरु के रूप में आए। मैं तो कहूँगा कि जीवन का ऐसा एक भी पक्ष नहीं है कि जिस पक्ष के बारे में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन नहीं किया। आज हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो शिक्षा है, उसे शिक्षक बनने के बाद जब वो छात्रों से जो अंतरात्मा जाती है, तो केवल एक कक्षा में ही शिक्षक का बंद नहीं होना। कक्षा के बाहर जो उसका परिवार है, उसका जो परिवेश है, उसके भी संदर्भ में शिक्षक ने यहाँ पर रुचि लेनी चाहिए। मैं आज इस मंच के द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि जो मेरा परिवार है, जिसमें ने कहा कि तो सामान्य और मध्यवर्गीय मेरा परिवार था, मुझे ये कहते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई के समय में मेरे घर में बिजली भी नहीं। इतना ही कि पढ़ाई करने के लिए मेरे घर में मुझे जगह, मेरे गांव में जो एक देवी का मंदिर है, जिससे पाटिल सर आप जानते हैं कि आशापुरी माता का वो मंदिर है, कि वहां पर बिजली की व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था के फिर उस बिजली के नीचे मैं रात भर पढ़ाई करता था, और पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने अपना यह सफर शुरू किया। केवल मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि मनुष्य को कामयाबी बनने के लिए उसकी परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण। और जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य कामयाब हो जाने के बाद सारी दुनिया उसे कदम चूमे। आज मुझे खुशी इस बात की कि मेरे माता पिता ने जो मुझे जन्म दिया, मेरे पिताजी जो अत्यंत भोले भाले थे, लेकिन भोले भाले होने के बावजूद भी मुझे शिक्षा के लिए भी हमेशा भी प्रेरित करते थे। इस मन से मैं यह कहना चाहता हूँ, एक प्रसंग मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब पिंचा में जब मेरा बीएड के लिए जब मेरा नंबर लगा था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो फीस थी वो गवर्नमेंट जो फीस थी वो थी 12,500 रुपये।
12,500 रुपए भरने के भी मेरे पिताजी के पास वो पैसे नहीं थे। तो मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने मेरी शिक्षा के लिए अपना खेत बेच दिया। वो खेत बेचने की बात ही वो मेरे दिमाग में इतनी प्रेरणादायी हो गई कि कितना विश्वास है मेरे पिताजी का मुझ पर, कि मेरे बेटे के लिए अपनी रोजी-रोटी को बेच रहे हैं। उनको विश्वास था कि एक दिन यह बेटा इसकी कोई ना कोई कदर है। और तब मैंने ठान लिया कि अब मैं जीवन में अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं माता-पिता का जो खेत जो माता-पिता ने जो अपने लिए मेरे लिए जो अपना खेत बेचा, उसको मैंने नौकरी लगने के बाद 4 साल के बाद मैंने सही सलामत वापस। मैं आज मन द्वारा कह रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र होंगे, चाहे वो महानगर जीवन में रहने वाले हो, चाहे ग्रामीण इलाके जीवन में रहने वाले हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे हथेलियों की 5 उंगलियां समान नहीं होती, उसी प्रकार हमारी परिस्थितियां समान नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना चाहिए और निर्माण करने के बाद रास्ता निकालना। एक दार्शनिक ने कहा, जैसे बना कि बिल्ली को आप कैसे भी जो बिल्ली होती है उसे आप कहीं से भी फेंको, वह फेंकने के बाद वो कभी गिरती नहीं, वो हमें अपने को खुद को संभालती। उसी प्रकार हमने अगर अपने जीवन में अगर को संभाला तो मुझे लगता है कि सफलता आपकी मुट्ठी में आती है। और सफलता मुट्ठी में आने के बाद आप उस सफलता से केवल अपना ही वार नहीं करना है, साथ उस सफलता के पीछे जितने भी घटक है उन घटकों का आपको यहाँ धन्यवाद, उनका ऋण चुकाना है। जो समाज है उस समाज में जो है लोग बसे हुए हैं कि जो आज शिक्षा नहीं ले सकते, उनके लिए यह प्रेरणादायी होना चाहिए कि शिक्षा केवल आज किसी की यहाँ पर जाती है, हर कोई शिक्षा ले सकता है, केवल उसकी अंतर आंखें होनी चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में शिक्षा ले। जब आज हम अखबार में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में जो जहाँ पर मैं काम करूँ, नांदेड़ का जो इलाका है और मैं जहाँ पर मेरा जो कॉलेज, जैसे मैंने कहा कि वो मेरा जो कॉलेज है वहाँ का जो इलाका है कि 90% जो लोग हैं, जो विद्यार्थी है, वे सारे किसान के बेटे हैं, मजदूरी करने वाले बेटे हैं। और ऐसे मजदूरी करने बेटों को अगर आप कहें कि बेटा आप इसका कैसे ले रहे हो, तो उनको आप शिक्षक के रूप में प्रेरणादायी बनने चाहिए। और यही लेकर मैं आज मुझे खुशी हुई है इस मंच द्वारा, इस शिक्षक दिन के द्वारा कि जो मैं शिक्षक बना हूँ, उसमें मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे जो गुरुजन है, और इस अवसर पर मैं खास मेरे जो गुरु है जो रतन सिंह राजपूत, मैं उनको यहाँ पर स्मरण करना चाहूंगा। वे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको स्मरण करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे योग्य ज्ञान दिया, योग्य मार्गदर्शन किया, और उसकी बदौलत मैं आज एक अध्यापक के रूप में और एक सफल अध्यापक के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में आज मैं इस लोगों के आज इस मंच के सामने खड़ा हूँ। और पाटिल जी, आपने जैसे कहा कि मेरे शिक्षक बनने के पीछे जो मेरी परिवार की परिस्थितियां है, उस सबसे मूल प्रेरणा थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक सामान्य परिवार से रहने के बावजूद भी आज मैं इतना 25 साल की जो नौकरी है मैं सफलता से कर पा रहा हूँ। और इसके लिए मैं मेरे इस अध्यापक बनने में जितने भी घटक है उनको फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद 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 पवार जी। बिल्कुल आम परिवार से अपना खेत बेचकर कोई व्यक्ति शिक्षक बनता है और वो अपने परिवार को सुखी करता है, अपने विद्यार्थियों को सुखी करता है, अपने दोस्तों से दोस्ती निभाता है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हमारे इस YouTube चैनल पर जो कुछ व्यक्ति जुड़े हुए हैं संपूर्ण भारत से, वे शुभेच्छाएं दे रहे हैं हम सभी प्राध्यापकों को। जो वक्ता यहाँ पर बातें कर रहे हैं उन सभी के विषय में वो चर्चाएं कर रहे हैं, उनको उन सभी के
मैं शुक्रिया अदा कर दूं, उसमें है प्राध्यापक रुपेश पाटिल, ये सावंतवाड़ी से, वो हमें हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, शिक्षक दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर पूनम जी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राजेंद्र चौतमल जी, ये मुंबई महाराष्ट्र से है, कमलेश जी मौर्य दिल्ली से है, आलोक जी पांडे दिल्ली से है, डॉक्टर मनु केरल से है, रितु ध्वज जी सिंह ये हरिद्वार से है, मुरलीधर जी लाहाड़े ये महाराष्ट्र से है, संतोष जी कुलकर्णी ये कर्नाटक से है। वैसे कल्पना राठौड़ जी, भावना राठौड़ जी ये भी हमें शुभकामनाएं दे रही है, डॉक्टर गरिमा जी है, डॉक्टर रीमा पाटिल है, डॉक्टर नीलू सिंह जी उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर राजाराम शेवाड़े महाराष्ट्र से, और इस तरह से विभिन्न भारतवर्ष से हमें शुभकामनाएं मिल रही है। आप सभी श्रोताओं का भी आभार। अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, मैं वक्ता महनीय वक्ताओं से आपका प्रश्न जरूर लूंगा। आज जो शिक्षा प्रणाली हमारी स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा प्रणाली हमारी चल रही थी, ऐसा कहा जाता है, मतलब वो अंग्रेज जो चले गए, क्योंकि उनकी शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ वो छोड़कर गए थे। हम आए दिन सिर्फ क्लर्क बनने के लिए या नौकरी करने के लिए ही हम पढ़ाई कर रहे थे। अगर नौकरी नहीं मिल रही है पढ़ाई में तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। इस तरह की धारणाएं हमारे यहाँ, आप सभी लोग जानते हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी को ये पता है कि ऐसा कोई गांव नहीं है भारतवर्ष में जहां पर बेरोजगारी की समस्या न हो। हर गांव में 50-100, 200 बेरोजगार हमें मिल जाएंगे। ये बेरोजगारी जो बढ़ी है, इसका कारण क्या था? सरकार ने जब इस पर अध्ययन किया, कई विद्वानों को उन्होंने बिठाया, उनसे चर्चा की, तो उन्हें पता लगा कि ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इसमें हमें बदलाव करना चाहिए। और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति 2020 हमारे राष्ट्रीय सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने इस पर विचार किया और उसके सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो जारी कर दिए हैं। और कई वेबिनार, आपने देखा होगा, कई वेबिनार इस पर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूल बातें जो बातें क्या है, इसमें मूल बातें उससे छूट रही है, क्योंकि वेबिनारों में इतने सारे हो रहे हैं तो कुछ चीजें जो है छूट रही है। मैं अपने जो सभी महनीय वक्ता है, सभी लोग प्रोफेसर है और काफी आपके पीछे अनुभव है और आपने इस पर बहुत सारा अध्ययन किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ डॉक्टर आरती जी आप जुड़ गई है। जी सर, जी हाँ आरती जी, मैं जी सर, आपसे ही शुरू करूंगा कि जो अभी नई शिक्षा नीति शुरू हुई मतलब जारी किया है, शायद वो जून 21 से शुरू हो जाए, तो उसके विषय में जानकारी आप हमारे श्रोताओं को और हम सबको दें। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ नेट की इशू के कारण मैं बीच में आप लोगों से जुड़ नहीं पा रही थी। जहाँ तक कि नई शिक्षा नीति का जो विषय है सर, हम सभी को पता है कि 34 वर्षों के बाद इसमें नवीनीकरण किया गया है इस समय के सरकार के द्वारा, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी नीति सरकार ने लेके आई। सबसे पहले जो मुझे इस नीति की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो हमारी मानव संसाधन मंत्रालय था उसका नाम बदल के शिक्षा विभाग कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। दूसरी मुझे जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो सबसे मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छी लगी, पहला कि 3 से 18 वर्ष की आयु जो स्कूली शिक्षा की है, उसमें जो कौशल विकास का एक आयाम स्थापित किया जा रहा है या रखा गया है, और दूसरा जो बच्चों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा प्रोसेसिंग या फिर आधुनिक जीवन से जुड़ने के लिए तकनीकी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार के लिए जोड़ा गया है, ये दो चीजें। साथ ही साथ जो मातृभाषा की जो बात रखी गई है सर, मैं मातृभाषा के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी सर कि जब कोई बच्चा बचपन से ही अगर हम उसको पहली जो शिक्षा देते हैं उसकी मातृभाषा में अगर उसको शिक्षा दे रहे हैं, तो वो अपनी भाषा से परिचित होता है, वो हर चीज को समझता है और उसको सहजता से उसको स्वीकार कर लेता है। जबकि अन्य भाषाओं के माध्यम से अगर हम उसको बहुत अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करते हैं, परंतु वो भाषाएं उसके मस्तिष्क में तब तक नहीं आई रहती हैं जब तक कि बच्चा स्कूल नहीं गया रहता, क्योंकि उसका पारिवारिक जो परिवेश है वो मातृभाषा का पारिवारिक परिवेश रहता है।
गांधी जी भी बुनियादी शिक्षा की बात करते रहे और मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा के पक्षधर रहे हैं, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एक बहुत प्रसिद्ध भाषाविद हैं नॉम चॉम्स्की, जो कि अभी भी जीवित हैं और MIT में, हालांकि वो गणितज्ञ हैं, पर उन्होंने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। तो उन्होंने एक परिकल्पना दी थी अपने एक पुस्तक में, माइंड एंड लैंग्वेज एंड माइंड में। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा जब गर्भस्थ रहता है तो उसका जैसा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वैसे ही भाषाई विकास भी होता है। इसको हम अपने परिप्रेक्ष्य में जोड़ के देखते हैं तो महाभारत में अभिमन्यु की बात हम लोगों को याद आती है सर, कि कैसे गर्भस्थ रहते हुए भी उन्होंने जो चक्रव्यूह संरचना की बात, वार्तालाप जो उन्होंने सीखा था, उसको कैसे वो अपने जीवन में परिणित करते हैं। तो मुझे इस शिक्षा नीति की ये सबसे बेहतरीन आयाम लग रहा है सर, कि जब हम बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो वो खुशी खुशी उसको समझेंगे और सहजता से ग्रहण करेंगे, क्योंकि कठिनता से हर बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब सहजता से उसको सिखाया जाएगा तो वो जरूर सीखेगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। दूसरी बात सर, कि इसमें कौशल विकास की जो बात कही गई है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही समसामयिक और आधुनिक तकनीक हम बाहर के देशों में देखते हैं सर, कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहाँ पे अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, हम US को देख लें, हम जापान को देख लें या यूरोपियन कंट्रीज को देख लें, अगर वो 6 महीना पढ़ता है, 8 महीना पढ़ता है और उसको लगता है कि नहीं शायद मैं ये नहीं कर सकता, मैं अर्थशास्त्र में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी जाके उस विषय को लेके उसमें स्नातक बनके अपने भविष्य को एक आयाम दे सकता है, एक भविष्य बना सकता है। हमारे यहाँ इससे पहले, इस शिक्षा नीति से पहले ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो आज जो ये कौशल विकास की बात जो की जा रही है, इसमें अब मुझे लगता है कि उन चित्रकारों का भी भविष्य, उन मूर्तिकारों का भी भविष्य, उन कहना चाहिए उन नृत्य के विविध परंपरागत नृत्यों के क्षेत्र में भी, या बहुत विभिन्न तरह के स्किल्स की, छोटी बड़ी स्किल्स की न सिर्फ रोजगार की संभावनाएं हैं, बल्कि जब व्यक्ति अपने मन से कोई सब्जेक्ट को लेके पढ़ता है या उसको कैरियर ऑप्शन में लेके चलता है तो उसमें आत्मविश्वास भी होता है। तो नई नई संभावनाएं इस शिक्षा नीति में देखने को मिलती है। एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम इसमें एक और जोड़ा गया है स्नातक क्षेत्र में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ में डाटा करेक्शन या डाटा अध्ययन की सुविधा, साथ ही साथ रोजगार परक ऐसे विषयों का समावेशन किया गया है कि न सिर्फ उसमें अत्याधुनिक अध्ययन अध्यापन होगा, बल्कि जब हमारे युवा अध्ययन अध्यापन के बाद निकलेंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा। और ये जो पॉलिसी 2030 तक के तैयार की गई है, मुझे लगता है कि अगर इसका बहुत अच्छे से पालन किया जाए तो आने वाले समय में निसंदेह जो है भारत उन अग्रणीय देशों के समकक्ष जाके खड़ा हो जाएगा जो आज विकसित की श्रेणी में कहे जाते हैं। तो मुझे ये जो आज की जो एक बात और कहना चाहूंगी सर, कि इसमें जो डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, ये स्नातक तौर पे भी नहीं हुई है, स्कूलों में भी बच्चों को अपने कैरियर ऑप्शन, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी कृत्रिम मेधा के बलबूते डिसीजन लेने की भी एक संकल्पना को रखा गया है, जिससे बच्चे अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ एक यह भी विकल्प अपने साथ में लेके चलते हैं, ताकि अगर उनको कोई दुविधा हो रही है तो शायद इस माध्यम से वो दुविधा को दूर करके और अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि अगर इसका क्रियान्वयन अच्छे से होता है तो ये आने वाले समय में हम सभी के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी और सार्थक योजना है सर। सर जी मैम, बिल्कुल आपने सत्य कहा कि मातृभाषा में जो शिक्षा होती है उससे बच्चे जो है वो आसानी से उसको ग्रहण भी करते हैं और फिर उसका उपयोग भी अपने जीवन में वो कर सकते हैं। एक कथा मुझे याद आ रही है, अकबर और बीरबल की कथाओं में मैंने पढ़ी थी कि एक बार अकबर जी के दरबार में एक विद्वान आए, उनका यह दावा था
कि वो संसार की सारी भाषाओं को जानते हैं और वो सारी भाषा इस तरह की बोलते हैं कि उन्हें कोई उनकी मातृभाषा को नहीं जान सकता या वो पहचान नहीं सकता कि वो कौन से भाषा भाषी है। तो बीरबल जी को बुलाया गया, बीरबल जी को फिर कहा गया कि बीरबल, इनकी मातृभाषा आपको समझनी है, इनको आपको पकड़ना है कि मातृभाषा इनकी कौन सी है। बीरबल जी ने काफी सोच विचार किया, फिर बाद में कहा कि महाराज मैं इसका उत्तर तो कल ही दे पाऊंगा। और फिर वो जो विद्वान थे उनकी छुट्टी की जगह इस तरह से बनाई गई कि वो में सोच रहे और रात में 2-3 बजे के बाद बीरबल जी एक ठंडा पानी की एक बोतल, एक बाल्टी भरकर पानी लेकर आए और उन विद्वान के ऊपर डाल दिया गया। जैसे उनके शरीर पर पानी पड़ा वो एकदम से डर के उठे और बोले कौन छे। बीरबल जी तब कहा कि भाई आप गुजराती थे। मतलब क्या कि मनुष्य अपनी जो मूल भावना है, मूल प्रकटीकरण जो है ना, वो अपनी ही मातृभाषा से करता है। हम भले अभी हिंदी के प्राध्यापक हो, हम हिंदी के प्रोफेसर हो, लेकिन मैं मेरी मातृभाषा है तो बोलते समय में मराठी में सोच रहा हूँ और उसके बाद हिंदी किया जा रहा है मेरे मानसिक स्तर पर, और फिर मैं उसका प्रकटीकरण कर रहा हूँ। और इसीलिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही, मातृभाषा शिक्षण ये बहुत जरूरी है। और आजकल क्या हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों का, कॉन्वेंट स्कूलों का और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का से वो विषय आ रहा है कि आज में तो छोटे छोटे देहातों में तक इंग्लिश की वो मीडियम स्कूल जो है वो खुलने लग गए हैं। तो मैडम जी मैं भी आपको जानना चाहूंगा, तो ये जो खासगीकरण या प्राइवेटाइजेशन या इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बढ़ रहे हैं और ये नई शिक्षा नीति आने के बाद उनमें क्या बदलाव आए, आपको क्या लगता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये जो बाजारवाद की जो एक प्रक्रिया शुरू कर रहे थे, जो जिनको ज्ञान से या किसी बच्चों के किसी बौद्धिक विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं था। उनको ये था कि हम इतनी फीस रखेंगे और हम ये जब आप कैरिकुलम देखते हैं बच्चों के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, तो उसमें इतने आयाम रहते हैं कि वो स्विमिंग भी सिखाएंगे, वो खाना भी देंगे, वो आपको सारी सुविधाएं वो सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन जो मूल नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक शिक्षा है, उसी का ह्रास होता चला जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत ऐसी राय है सर कि हम जब पढ़ा करते थे तो मैंने देखा कि हमारे सत्र में जो है एक नैतिक शिक्षा की भी क्लास होती थी। उस नैतिक शिक्षा में हम अपने स्कूल के चीजों को साफ करते थे और तमाम ऐसी गतिविधियां करते थे। उसमें शिष्टाचार सिखाया जाता था कि भाई अगर हम कोई टीचर आ रहा है तो उसका रिस्पेक्ट कैसे करना है। हम सभी शिक्षक हैं यहाँ सर, और मुझे बोलते हुए थोड़ा भी ये संकोच नहीं हो रहा है कि आज की युवा पीढ़ी ऐसी दिग्भ्रमित हो गई है कि हम अपने टीचरों को, शिक्षकों को आज तक याद रखे हैं, परंतु कल के पास आउट हुए बच्चे अगर बाजार में हमें मिल जाते हैं, हम तो बड़े उस दृष्टि से, बड़े भावुक दृष्टि से देखते हैं कि ये हमारे विद्यार्थी हैं, पर वो नजरें मिलाना तो दूर, मुड़ के चले जाते हैं जैसे हमें पहचानते नहीं। तो ये प्राइवेट जो स्कूल हैं वो जो है मुझे लगता है ये सारे आप लोगों ने भी इसको महसूस किया होगा। कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं। तो नैतिक आधार जो हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है वो कहीं ना कहीं इन स्कूलों में दबती जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई है सर, उसमें शारीरिक विकास के ऊपर भी और नैतिक विकास के ऊपर भी बहुत अच्छी संकल्पना दी गई है। तो जब निसंदेह बच्चे नैतिकता से जुड़ेंगे तो हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ते चले जाएंगे। तो और ये जो शिक्षकों के ऊपर जो प्राइवेट स्कूलों में जो बोझ है, मैं बोझ ही कहूंगी कि वहाँ ज्ञान बांटा नहीं जाता है, वहाँ पे रट्टू तोता बनाया जा रहा है। रट्टू तोता क्यों? जो परसेंटेज का जो दौर चल रहा है कि 90% चाहिए, 99% चाहिए, तो बच्चों में वो आदत है कि
हमको समझना नहीं है। आज देखिए बुक पढ़ने की प्रवृत्ति, किताबों को पढ़ने की प्रवृत्ति बच्चों में लगभग खत्म हो गई है। टीचर ने जो समझाया है हमको उस वैसा ही रटना है और हमको वैसे ही जाके लिख देना है। तो इसमें कहीं ना कहीं बौद्धिक ह्रास हो रहा था, तो उनकी बुद्धि का उतना विकास नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये प्राइवेट स्कूलों में एक शिकंजा भी कसेगी और उन आधारों से, मूलभूत आधारों से जोड़ने का भी प्रयास सरकार करेगी या ये शिक्षा नीति करेगी, जिससे हमारे बच्चों को आने वाले समय में एक योग्य नागरिक होने की शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है सर। आज के वर्तमान परिवेश में नैतिक शिक्षा मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। अंकों का खेल तो चलता रहता है सर। बिल गेट्स इसके सबसे बड़े उदाहरण है, मार्क जुकरबर्ग इसके सबसे बड़े उदाहरण है। आप आइंस्टाइन को देखिए, जो अपने स्कूल के समय में कहा गया कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग आज भी जिज्ञासा का विषय है कि ऐसा क्या दिमाग था। रिसर्च होते जा रहे हैं पर गुत्थियां सुलझती नहीं है कि ऐसे क्या दिमाग की उनकी क्रिएटिविटी थी कि वो इतने जीनियस हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है बहुत सोच समझ के बनाई गई है, आधुनिकीकरण के बेस पे बनाई गई है, तकनीकी के बेस पे बनाई गई है और साथ ही साथ हमारे परंपरागत मूल्यों को लेके भी चलने वाली बनाई गई है। तो प्राइवेट स्कूलों में जब ये शिक्षा नीति आएगी तो उनकी जो भर्राशाही चल रही है या उनका जो मनमानापन चल रहा है सर, कहीं ना कहीं उसको उनको और बोलना चाहिए कि दास्ता जो चल रही थी, आपने शुरुआत में कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेज चले गए लेकिन हम मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। तो वो मानसिक दास्ता को दूर करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये मेरा अपना मत है सर, बाकी विद्वानों से। हाँ सर, मैं मैडम की बात को थोड़ा सा आगे जोड़ देता हूँ एक सेंटेंस से। आपके विषय में बात करने वाला। हाँ, तो मैडम ने जो बात कही है, मैं एक बात साथ में मैं बात जोड़ दूं। आप जिस शहर से आते हैं, पुणे, ये एक ऐसा क्षेत्र है, पुणे ऐसा मराठी में कहा जाता है कि पुणे किसे काय नहीं, मतलब लगभग भारत के सभी प्रांत से लोग विद्यार्थी आपके यहाँ पुणे में पढ़ने की आते सर। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, ये तो आपको भी नजर आती होगी कि बच्चे जो बाहर से आते हैं वो बच्चे, और अगर मातृभाषा में शिक्षा प्रणाली आ जाएगी तो बिहार का व्यक्ति पुणे में अगर पढ़ने आया तो वो मराठी में कैसे पढ़ पाएगा या फिर और कहीं से आएगा। तो वो बात को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, मैं पहले बात जो कहूँगा, मैडम की बात को पहले ये कर देता हूँ, जोड़ता हूँ कि मैडम ने जो कहा था कि उसमें प्राइवेट स्कूल में अगर हम कहेंगे तो जड़ों से टूटने की बात हो रही थी। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार, ये चीजें जो है वह प्राइवेट स्कूलों में कम होती जा रही थी। मैं नहीं कहूँगा कि पूरी खत्म हो रही थी, लेकिन कुछ मात्रा में या बहुत कुछ मात्रा में समाप्त हो रही थी। बच्चों को सामान्य सामान्य बातें जो है संस्कृति की, सभ्यता की, रिलेशन की, उत्सव की, त्योहारों की, यह बातें जो है प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को नहीं मालूम होती है। या गांव अगर ले जाते हैं, देहातों में ले जाते हैं, तो कौन सी चीज को क्या कहते हैं यह तक उन लोगों को मालूम नहीं होता है। तो जो तोते की बात मैडम ने कही, वही बात जो है यहाँ हो जाती है। अब शिक्षा नीति के बारे में अगर हम कहेंगे कि बहुत कुछ बातें की गई है कि मातृभाषा में अध्ययन होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात जो हुई है उसमें बच्चे की समीक्षात्मक सोच, क्रिएटिव सोच या कम्युनिकेशन स्किल आदि आदि बढ़ाया जाएगा। उसके चाहे एक से अधिक कोर्स में वह क्या सकता है कि हिस्सा ले सकता है, ये सब बातें हैं। लेकिन यह जो बात आपने की है, प्रादेशिकता की बात जो की है, पुणे में अगर बिहारी लड़का आ जाएगा तो वह यहाँ आकर कैसे पढ़ेगा। तो पहली में अगर हम देखेंगे, वैसे भाषा का बैरियर, बंधन नहीं है, उतना बंधन नहीं है, वह अपनी मातृभाषा में अध्ययन करेगा, लेकिन व्यवस्था में थोड़ी सी ये हो जाएगी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हर सरकार कैसे कर पाएगी, यह समस्या थोड़ी है। नीति में बहुत कुछ अच्छी बातें, डिजिटलाइजेशन की बात है, वोकेशनल कोर्सेज की बात है, या एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी तो शायद यह आपकी जो समस्या है, पुणे में जो लड़का पढ़ने के बिहार का लड़का आएगा तो एक रेगुलेटरी बॉडी जब बनती है तो शायद शिक्षा में समानता आ जाएगी। और शिक्षा में जब एक ही पाठ्यक्रम जब होगा
तो शायद यहाँ आकर भी वह चीजें जो है सीख पाएगा, पूरे भारत में सीख पाएगा। यह एक बात इसमें है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा पद्धति में जो मैंने देखी है, बोर्ड परीक्षाओं का बोझ और प्राथमिक शिक्षा से प्रवेश परीक्षा के लिए अभिभावकों का चिंतित हो जाना, या ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं, इसको लेकर विद्यार्थियों को और अभिभावकों को चिंतित रहना, इन समस्याओं को यह शिक्षा नीति शायद कुछ उसमें से जवाब उसमें मिल रहे हैं। लेकिन सब अच्छी चीजें तो दिख रही है। 1930 तक या 1940 तक, 1930 तक हर जिले में एक मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर, एजुकेशन सेंटर जो है बनने वाला है, कम से कम एक जिले में एक, यह बनने वाला है। तो यह सब चीजें हैं। और 2040 तक जो है शिक्षा नीति पूर्ण रूप से, प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान है। लेकिन और यह भी एक बात कही है कि 4.3 से लेकर सकल उत्पन्न से 6% तक यह जो है खर्च करने के लिए भी सरकार तैयार हो गई है। लेकिन यह अभी कागज पर है। जब उसका अनुपालन किया जाएगा तो उस समय क्या क्या समस्याएं आएगी, उन समस्याओं को शायद प्रयोग के बाद ही कुछ समस्या ऐसे आएगी कि उनका उत्तर जो है उसी समय ढूंढना पड़ेगा। तो इस प्रकार की इस नीति में बहुत सारी चीजें हैं। बोर्ड परीक्षाएं जो है उसका बोझ कम हो गया है। 11वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा हो गई है, और वह भी साल में 2 बार लेने की बात हुई है। उच्च शिक्षा में सेमिस्टर पद्धति अभी तो कुछ शुरू हो गई थी, लेकिन पहले एनुअल सिस्टम पैटर्न था, तो वह भी चेंज हो रहा है। 6वीं से कौशल्य विकास की शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, तो कुछ स्किल वो लाएगा। फिर मूल्यांकन पद्धति में बदलाव आया है। मूल्यांकन जहां विद्यार्थी स्वयं अपना खुद का मूल्यांकन करेगा, साथ ही साथ उसका सहपाठी भी मूल्यांकन करेगा, टीचर भी मूल्यांकन करेगा। यह मूल्यांकन पद्धति जो है शायद मतलब खुद भी करेगा, उसका सहपाठी भी करेगा और फिर शिक्षक भी करेगा। इस प्रकार की मूल्यांकन पद्धति से वह क्रेडिट अर्जित करेगा, अर्थात, और ये क्रेडिट जो है शायद 6वीं कक्षा से उसके शुरू हो जाएंगे, और एक ही रिजल्ट पूरा इसमें जो है उसका एक ही रिजल्ट आने वाला है। यह एक बात है। और डिग्री में 4 साल की जो बात, अंतिम जो बात बता दी है, पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा साल, इस साल में क्या हो जाता है, एक बार प्रवेश लिया, 2 साल पूरे के बीच में शिक्षा अगर छूट गई तो उस लड़के को जो है फिर उसका जो है जितना कमाया है उतना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन तक बीए में पहला साल अगर पूरा करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट की उन्होंने कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 2 साल अगर पूरा करता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 4 साल पूरा करता है तो उसको डिग्री का सर्टिफिकेट, 3 साल अगर पूरा कर रहा है तो उसको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 4 साल पूरा करता है तो डिग्री विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट पूरा किया जाएगा। एमफिल समाप्त हुआ है, यह डिग्री मिलने के बाद वह विद्यार्थी डायरेक्ट पीएचडी में प्रवेश लेगा। तो यह बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसका प्रयोग जब शुरू हो जाएगा तो इसकी कठिनाइयां धीरे धीरे सामने आएगी। अभी कागज को तो वो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि भाषा का बैरिकेड अभी नहीं है। वह चाहे बिहार से आए या कहीं से आए, वह सीख पाएगा, क्योंकि वही अपनी मातृभाषा में अध्ययन बिल्कुल दूसरी कक्षा तक उसे करना है। यह जो हम ये करेंगे तो यह समस्या आएगी वास्तविक रूप से। पाठ्यक्रम भले ही एक जैसा हो, लेकिन भाषा अगर भिन्न है, उसे अगर वह यहाँ की भाषा आती ही नहीं है, तो 1-2 बच्चों के लिए हम उसके लिए कैसी उपलब्धता करा देंगे कि उसकी मातृभाषा में अध्ययन करें, अध्यापन करें। सर मैं हम ये जानना चाहते हैं कि महाविद्यालय स्तर के जो विद्यार्थी है, उनके लिए क्या व्यवस्था है इस नीति में? किस अध्यापक इसकी भाषा के संदर्भ में क्या व्यवस्था, भाषा के संदर्भ में भाषा के अब तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है सर। यहाँ तो वरिष्ठ महाविद्यालयों में कुछ समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ तो भाषा है ही। हर कॉलेज में, महाविद्यालय में डिपार्टमेंट है। बच्चा चाहे कौन सा भी विषय ले, साइंस का लड़का भी आर्ट्स का कोई विषय लेकर पढ़ सकता है, साइंस की डिग्री के साथ साथ आर्ट्स का लड़का भी कोई कॉमर्स का विषय लेकर पढ़ सकता है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही डिग्री लेकर जो बच्चे चल रहे थे, अभी उनको और क्रेडिट मिलेंगे। अकाउंटेंसी करेगा, भाषा को लेकर कोई अनुवाद का कोर्स कर सकता है, ट्रांसलेशन का कोर्स कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो वरिष्ठ उच्च शिक्षा के लिए यह समस्या, भाषा की समस्या कहीं भी नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है।
पाटिल सर, मैं इसमें एक कुछ बात बाक्सर से ताल्लुकात रखते हुए कुछ एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वो पिछले 3-4 सालों से शुरू हो गया है सर। यानी कि फिजिक्स का विद्यार्थी भी हिंदी लिटरेचर पढ़ रहा है, हिंदी लिटरेचर का विद्यार्थी बायो साइंस पढ़ रहा है, बायो साइंस का विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। जी सर, हमारे यहाँ ये व्यवस्था पिछले 3-4 सालों से क्रियान्वित है और हम क्रेडिट बेस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से इसको पढ़ा रहे हैं सर हमारे विश्वविद्यालय में। और कोई असुविधा नहीं आती है सर, क्योंकि बच्चों के रुचि का विषय है, इस कारण वो बहुत अच्छे से, मतलब इंग्लिश मीडियम MBA का छात्र आके अनुवाद सीखता है, हिंदी में अनुवाद सीखता है। या हमारे यहाँ एक हमारी क्षेत्रीय राजकीय भाषा है, हालांकि 8वीं अनुसूची में अभी तक सम्मिलित नहीं है, छत्तीसगढ़ी। मुझे यहाँ बताते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि अभी प्राथमिक स्तर पे इस भाषा में कोई भी पठन पाठन नहीं हो रहा है, मतलब 1 से 5 तक की कक्षाओं में छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़ाई जा रही है, पर हमारे विश्वविद्यालय में MA में डिग्री दी जाती है, छत्तीसगढ़ी में विशेष डिग्री दी जा रही है और बच्चे शोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके चतुर्थ सेमेस्टर में एक शोध का विषय रखा गया है, उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो जाके विभिन्न बोलियों पे शोध करके आते हैं। और पहले साल में हमारे जो पूर्व कुलपति रहे प्रोफेसर शिव कुमार पांडे सर ने, उन्होंने 100 सीट इकट्ठे सरकार से ली और 100 सीट का उस समय हम लोग शुरू किए छत्तीसगढ़ी MA, और हमारे पहले ईयर में बच्चे जो हैं 100 बच्चे डिग्री लेके पास हुए, हालांकि बाद में 40 सीट हो गई है अब, पर ये चीज हम लोगों ने शुरू किया है सर और कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ, हमारे यहाँ भी हो गया है, अभी TY सिर्फ 3rd ईयर जो है वही बाकी है, बाकी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है अभी पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर। पाटिल सर, मेरे ख्याल से ये भारत में हर एक यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है, बेंगलोर में भी कुछ ऐसी स्थिति है और जैसे दशरथ जी और आरती जी कह रहे हैं, मैं भी उनका समर्थन कर रही हूँ कि जहाँ पे आपने भाषा की बात कही, क्योंकि मैंने ये नई शिक्षा नीति काफी गहन उसका अध्ययन किया है, तो मैं आपको यहाँ से 1-2 लाइन आपको पढ़कर सुना रही हूँ। यहाँ पे एक त्रिभाषा फॉर्मूला है, ठीक है, जो त्रिभाषा फॉर्मूला में कोयल जी एक मिनट रोक रहा हूँ कि कमलेश जी मौर्य करके एक हमारी श्रोता है, वो एक प्रश्न पूछ रही है, वो भी आप इंक्लूड कर लीजिए, इसे आपको रोका। वो ऐसा कह रही है, बार बार विषय परिवर्तन जब करेगा विद्यार्थी, तो जो साइंस का विद्यार्थी है वो हिंदी पढ़ रहा है, फिर वो अगले वर्ष में जाके मराठी पढ़ेगा या कोई और बांग्ला और कोई भाषा, तो उसका ये समाधान उनको चाहिए। वो कहती है कि बार बार विषय परिवर्तन से जो विशेषज्ञता होती है एक विषय की, तो क्या वो नष्ट हो जाएगी? जैसे हम MA हिंदी में करते हैं तो हम हिंदी के विशेषज्ञ हो गए, कोई बांग्ला का हो गया, कोई अंग्रेजी का हो गया, अगर इस तरह से वो विषय में परिवर्तन करेगा वो छात्र, तो क्या उसमें परिवर्तन होगा या वो विशेषज्ञ कहलाएगा क्या? मेरे मत में समाधान कर दीजिए। जी, तो पहले मैं ये त्रिभाषा फॉर्मूला कह देती हूँ, उसके बाद मैं इस प्रश्न का उत्तर लूंगी। देखिए, त्रिभाषा फॉर्मूला में ये विकल्प शामिल है, क्योंकि शिक्षा नीति कहती है कि किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की अन्य पारंपरिक भाषा साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना में भाग लेना होगा और कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। तो कहीं पर भी शिक्षा नीति में किसी एक भाषा को थोपे जाने की बात नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे विकल्प है। और जैसे कि दशरथ सर हमारे इतने सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और मैं बिल्कुल इनके बात से सहमत हूँ कि अगर कोई पूना से बिहार में जाए या सोचिए एक बांग्ला भाषी कन्नड़ प्रदेश यहाँ कर्नाटक में आ जाए, तो उस तरह का विकल्प दिया जाएगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इतनी भाषा है हमारी और इन भाषाओं का संरक्षण भी जरूरी है,
है ना। इन भाषाओं की संरक्षण बहुत जी, जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। आए दिन पिछले कुछ सालों से यहाँ के मैं कन्नड़ भाषा बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो यहाँ जो मेरे कन्नड़ जी, जी। भाषाभाषी लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे कन्नड़ा बोलते ही नहीं है। तो यहाँ पे उनको इस बात की परेशानी हो रही कि क्यों उनके बच्चे अपनी मातृभाषा नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जी, नई शिक्षा नीति है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मैं आरती जी का भी इसमें बिल्कुल सहमत हूँ, उनके विचारों से, कि सचमुच मातृभाषा को बचाने की जरूरत है। और ये जो सरकार ने, और मुझे लग रहा है जी। ये नई शिक्षा नीति, इसमें मतलब पुरानी शिक्षा नीति में कुछ जोड़ा नहीं गया, ये अपने आप में एक नया पौधा लगाया गया है। इसकी जड़ें जो है कोमल है, बिल्कुल नए हैं। एक गीली मिट्टी में एक नए पौधा जो है उसका अब जो है अब वो शक्ल लेकर एक बड़ा पेड़ बनेगा धीरे धीरे, और आगे चलकर ये पूरा जी। का पूरा पूरे के पूरे भारत का जो है नक्शा बदल देगा, क्योंकि अब भारत के युवा जो है वो भविष्य है हमारे, और ये शिक्षा नीति बिल्कुल। एकदम स्कूली लेवल से इनको मजबूत कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ इस प्रश्न पर जो कि कमलेश जी ने कहा है। मैं ये नहीं जी। मानती हूँ कि बार बार विषय परिवर्तन करने से कोई उसका विशेषज्ञ नहीं बन पाता है। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, प्योर साइंस था मेरा सब्जेक्ट, रसायन शास्त्र। मैंने अपना स्नातक किया है, उसके बाद मैंने शौक से हिंदी की पढ़ाई की है। हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका साहित्य और हिंदी के साथ जुड़े जो लेखक गण हैं, साहित्यकार है, केवल उनके प्रति रुचि के कारण मैंने हिंदी में अपना जो है मैंने उसको आगे बढ़ाया है। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। आप अब हमारे देश में बड़े बड़े साहित्यकारों का नाम ले सकते हैं जो ऑक्सफोर्ड जी। से, हार्वर्ड से अपने अपने डिग्री करके आए थे और आके यहाँ पे या तो हिंदी की सेवा करने लगे या बांग्ला की सेवा करने लगे। कोई जी, वैज्ञानिक जी। है जो साहित्य में भी कमाल का काम करते हैं। तो ये हमारा जी। जो ब्रेन है सर, ये बहुत क्रिएटिव चीज है। जो आरती जी जैसे आइंस्टाइन की बात कर रहे थे, यहाँ सिर्फ आइंस्टाइन नहीं, हमारे जो बच्चे हैं अपने फॉर्मेटिव इयर्स से अगर हम उन्हें एक जैसे एक प्लेट में हम परोस कर अलग अलग चीजें बच्चे को देते हैं कि चलो एप्पल दिया है और हमने आपको केक भी दिया है और आपका जो है फेवरेट हमने कोई स्नैक्स भी रख दिया है, चलिए आप उसमें चुनिए। हो सकता है बच्चे जी। को तीनों पसंद है, वो तीनों मजे से खाएंगे। तो यहाँ वही जी। चीज एक विषय पर भी लागू होता है। और कमलेश जी। जी ने बड़ा सही पूछा है। और कमलेश जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर हमें किसी विषय में विशेषज्ञ बनना हो तो वो हमारी रुचि के ऊपर निर्भर करता है, ना कि किसी शिक्षा नीति पर। हम जितना अध्ययन करेंगे उसी में हमें दक्षता मिलेगी। क्योंकि जैसे कि आज शिक्षक जी। दिवस पर यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और तमाम शिक्षक देश के जुड़े हैं, हर शिक्षक ने किसी ना किसी विषय पर अपनी दक्षता हासिल की है। जरूरी नहीं है वही उनका स्ट्रीम रहा है पहले। तो जी। जो जी। विषय बार बार बदलने से कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मेरा जो साइंस बैकग्राउंड था, जब मैं अपना हिंदी में पीएचडी कर रही थी, तो डेटा कलेक्शन या जो डेटा एनालिसिस का जो एक काम होता है, उसमें मुझे मेरे विज्ञान का जो ज्ञान था उसने काफी मदद की है। तो हालांकि मैं साहित्य का मैं एक थीसिस लिख रही थी, मगर मेरे जी। दिमाग के पीछे वो सारा विज्ञान का ज्ञान काम गणित का था, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में गणित भी थी, गणित मेरा फेवरेट जी। सब्जेक्ट रहा था। तो वो सारी चीजें काम कर रही थी। और कोई भी ज्ञान बेकार नहीं जाता है। हम जब भी अपने बिल्कुल, जीवन बिल्कुल। में कुछ सीखते हैं, कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी वो जरूर हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। कमलेश बिल्कुल, जी, आप बिल्कुल मैम। बिना किसी चिंता के आगे बढ़ जाइए जी, और जी, जी। अपने धन्यवाद विद्यार्थियों मैडम। को भी मैं प्रेरित हाँ कीजिए। मैं जी कोयल मैम, पाटिल सर, मैं कुछ कहना जी। चाहूंगी। जी। जैसे कमलेश जी की ये जो भी प्रश्न है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मूल विषय से बच्चे हटते नहीं है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की जो संकल्पना है, उसमें बिल्कुल मूल विषय से बच्चा हटता नहीं है। वो सेकंड सेमेस्टर में जाके, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में वो अपनी चयनित विषय में जाके एक साल का एक कोर्स करता है। मान लीजिए कि एक बच्चा कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है, कंप्यूटर में उसको डिग्री लेना है, पर वो एक अच्छा अनुवादक बनना चाहता है, तो वो स्किल सीखने के लिए, उसका बेसिस सीखने के लिए वो अनुवाद के क्षेत्र में आके एक साल, मतलब दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में वो उसका एक क्या बोलता है, सैद्धांतिक पक्ष सीख के निकलता है। डिग्री उसको कंप्यूटर साइंस की मिलेगी, परंतु जी। उसका जो रुचि का विषय है, जो ब्रिज कोर्स कह सकते हैं, सेतु का काम, मतलब मन और रोजगार,
मन की भी इच्छा पूरी हो जाए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मन की भी इच्छा पूरी हो जाए और रोजगार की संकल्पना भी उसकी पूरी हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, मैं अपने विश्वविद्यालयों में कई ऐसे बच्चों को जानती हूँ सर, हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो टॉप क्लास के फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, पर वो संगीत में जब हमारे यहाँ यूथ फेस्टिवल होता है तो वो नेशनल लेवल पे जाते हैं जी। तो वो तो ये उनके अभिरुचि पे डिपेंड करता है सर। और समसामयिक घटना हम से अपन जोड़ सकते हैं सर इस विषय को। सुशांत सिंह राजपूत एक IIT का विद्यार्थी, कम ही समय में, आज वो हमारे बीच नहीं है, पर बहुत कम समय में उन्होंने वो चीजों को छुआ जो उनके मन को प्रिय लगा। हालांकि उनकी महारत जो है वो कहीं और थी, परंतु तो ऐसा नहीं है सर, विषय परिवर्तन करने से बच्चे का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ क्या है कि वो कुछ सैद्धांतिक पक्षों को सीख पाएगा अगर उसको डिग्री के बाद उसको कोई चीज करनी है तो। मैं मतलब ये संकल्पना है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर। जी शायद ऐसा भी हो सकता है कि अनुवाद के द्वारा वह साइंस में या इंग्लिश भाषा में पढ़ रहा है, उसका इंग्लिश अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, तो दुभाषी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रोजगार के आयाम भी तो बढ़ जाएंगे इससे। जी रोजगार के आयाम बढ़ जाएंगे, सही बात है, और वो बहुत जरूरी है आज के जमाने में। उसके साथ आप सभी का धन्यवाद। कुछ व्यूअर्स जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे लिए दी है। वो उनमें उनके कुछ मैं नाम ही गिना सकता हूँ क्योंकि हर एक का पढ़ूंगा तो फिर हमारे पास समय नहीं है। जैसे कि किरण सालुंके जी है, महेंद्र रघुवंशी, ये वाइस प्रिंसिपल है, अभी कश्यप जी है, प्रकाश शिंदे जी है जो नांदेड़ से है, शिवशंकर भारद्वाज जी जो कर्नाटक से है, अनिल पारधी जी है, मुजावर खान साहब है, फिर शिवशंकर भारद्वाज है, सनत कुमार पाटिल है जो पुणे से हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, फिर जगन हलवार है छत्तीसगढ़ से, वो हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुजावर जी है, कुमारी मनीषा है, गंगाधर वानोड़े है, सुशीला जी व्यास है जो गुजरात से हमें शुभकामनाएं भेज रही है, वंदना कश्यप जी है, रीना पटेल है, गंगाधर वानोड़े जी है जो हैदराबाद से विश्वविद्यालय में काम करते हैं, डॉक्टर अनुरोज टी है जो केरला से हमें शुभकामनाएं भेज रही है, लिसा जोन है, बाबा साहेब गवाने है। इस तरह से असंख्य हमारे श्रोतागण, हमारे दोस्त, हमारे शुभचिंतक जो हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन्हें भी हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। हम ये विषय जो है ये इतना बड़ा है कि हम इस पर 8 घंटे 10 घंटे या 4 दिन चर्चा करें तो भी ये विषय समाप्त होने वाला नहीं है। हालांकि आज हमारा जो लोकबात, हमारा जो चैनल है, उस चैनल का उद्देश्य यह था कि आज हम क्या करें कि शिक्षक दिवस मनाए, शिक्षकों के अंदर के विचार हम समझ पाए, शिक्षक विद्यार्थियों की तरफ देखने का उनकी दृष्टि क्या है, विद्यार्थी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसकी ओर किस तरह से देखे, उनमें कुछ जो शंकाएं हो, संदेह हो, वह दूर हो। मैं मानता हूं कि 100% संदेह तो हम नहीं दूर कर पाएंगे, 1-2 घंटे के 1.5 घंटे के समय में हम सारी चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन निश्चित ही आने वाले समय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक अलग सा वेबिनार हम लोग निश्चित रखेंगे, जिस पर आप सभी को फिर से आमंत्रित हम करेंगे और हमारे छात्रों को, हमारे विद्यार्थियों को और हमारे कुछ अध्यापकों को भी इसके विषय में काफी जानकारी नहीं है, उन्हें भी हम जानकारी दे पाएंगे और उन सबको इस तरह से हम लोग ये करेंगे। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के विशेष उपलक्ष्य में, उनके जन्म जयंती पर हम सब लोग जुड़े। आप सभी महानुभावों ने बहुत अपना वक्त निकाल कर दिया। अंत में, हाँ पौर एक मिनट, अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगा, आप सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपने विद्यार्थियों को संदेश आपको देना है, बस आप तो ध्यान रखें कि 1 मिनट के अंदर अपना संदेश जो है वो आप पूर्ण करें, है ना। मैं विनती करता हूँ डॉक्टर पवार जी, आप अपने छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जो श्रोतागण हमें देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? पाटिल जी, मैं तो संदेश दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो नई जो शिक्षा नीति है उसमें जो विद्यार्थियों को हित में ध्यान में रख के किया गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो राजनीति है और खासकर उसमें जो जो अपना शिक्षक है, जो अध्यापक है,
उसकी उत्थान की बात आज समाज में नहीं की जाती। क्योंकि मैं आज कह रहा हूँ कि आज अगर हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे होनहार छात्र है जो आज क्वालिफाइड है, पात्रता धारक है, लेकिन फिर भी आज उनको रोजगार नहीं मिलता है। ये सामान्य परिवार से आते हैं, 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया डोनेशन उनसे मांगा जाता है। आज कोरोना की इस महाकाल में ऐसी स्थिति है, प्राइवेट स्कूल के जो अध्यापक है वे सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे हैं। फिर ऐसे अध्यापकों की रोजगार के बारे में सरकार की क्या नीति है मुझे नहीं पता। भले आज हम नई शिक्षा की नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नई शिक्षा में अध्यापक की हित की भी बात रखनी चाहिए, ऐसा यह मेरा वैयक्तिक मत है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी है, आज बहुत सारे आप देख रहे हैं पाटिल जी कि इस राजनीतिक कारण बहुत सारे प्रतिभावान जो हमारे छात्र है उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो इसके बारे में हम जैसे जो विद्वान है, जो मंच द्वारा जो हम आज बात कर रहे हैं, तो यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो जितने भी यहाँ पर विद्या है मित्रों, एक ध्यान में रखिए कि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे संभाल के रखिए। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे संभाल के रखिए। क्यों? कि जिंदगी में जो भी पड़ाव आते हैं उस पड़ाव में या भी जो परिस्थितियां आती है, जब आप उस अग्निपथ पे जब चलते हैं तो आपको उस अग्निपथ को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अपना संयम है, अपना जो धैर्य है उसे कभी खोना नहीं चाहिए। और साथ साथ आप इस समाज के लिए कुछ अच्छा काम अगर करें तो वह अत्यंत शिक्षा के लिए और अध्यापक के लिए एक उदाहरण बन के ही रहे। और आज मुझे खुशी है, जैसे कि पाटिल सर आपको पता है कि मैंने 3 साल तक तहसील ऑफिस में, मतलब जो हमारा जो मामलेदार होता है उसे मैंने काम किया है, लेकिन अध्यापक बनना यह मेरी रुचि थी और मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अध्यापक बन गया। तो मैं यह संदेश देना चाहता हूँ सभी जो मेरे विद्यार्थी है कि आपको कभी अपनी हिम्मत को हारना नहीं चाहिए, और जैसे कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने में कभी हार नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। डॉक्टर दशरथ जी वाघ सर से मैं विनती करूंगा कि वो अपने छात्रों के लिए और अपने श्रोताजन के लिए अपना संदेश मैं यही दूंगा कि कामायनी के सार रूप में जो 4 पंक्तियां हैं विद्यार्थियों को वह शायद हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इन तीनों का मेल अगर आप रखेंगे तो आप लोगों को जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपका ज्ञान कुछ है, क्रिया कुछ और है और इच्छा फिर आप लोगों की कुछ और है, इन तीनों का अगर जीवन में मेल नहीं बिठा पाए तो शायद जीवन की विडंबना हो जाएगी। इसीलिए इन तीनों का मेल बिठाने का प्रयास हर एक विद्यार्थी ने करना चाहिए। विद्यार्थी ही क्या, हर आदमी ने करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सर। आरती जी, मैं आपको विनती करूंगा कि आप अपना संदेश दें। आरती जी, डॉक्टर आरती सर, मैं संदेश से पहले इस मंच के माध्यम से सभी शिक्षकों को समर्पित करना चाहती हूँ। आज ही मैंने कहीं सुबह पढ़ा है और मुझे बहुत ये पंक्तियां दिल को छू गई, तो मैं साझा करना चाहती हूँ आप सभी से। एक शिक्षक से किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो शिक्षक का बहुत सुंदर सा जवाब आता है। वो जवाब आपके सामने रखती हूँ कि सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर को परखता है समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पे खूबसूरत इमारत, बनाए कोई चांद पे खूबसूरत इमारत, और मैं कच्ची मिट्टी को इंसान बनाता हूँ। तो मैं मैं आज इस मंच के माध्यम से अभी आज जितने भी विद्यार्थी हैं, न सिर्फ मेरे विद्यार्थी, वो सारे विद्यार्थी
जो हम सब भी विद्यार्थी हैं सर, आजीवन विद्यार्थी ही रहेंगे। बिल्कुल। तो मैं उन सारे विद्यार्थियों से मेरी यही उनकी शुभकामना है कि आप जो भी करें, व्यक्तिगत सोच को अवलंब न बनाएं, समाज को ध्यान दें, राष्ट्र को ध्यान दें, क्योंकि जब आप समाज का ध्यान देंगे, राष्ट्र का ध्यान देंगे, परिवार का ध्यान देंगे, तो आपका सब ध्यान देंगे और आप भी उस शिखर तक पहुंचेंगे। जब आप शिखर तक पहुंचेंगे तो हमारा राष्ट्र शिखर तक पहुंचेगा। तो हम अगर राष्ट्र को ध्यान में रख के हम कहते हैं ना कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमारी संस्कृति का ये मूल आधार है और इस मंच के माध्यम से मैं अपने सारे विद्यार्थियों को यही कहना चाहती हूँ कि सबको साथ में लेके चलो। ये हमारी भारतीय संस्कृति की आधारशिला है और इस पे आप जब आपकी नींव मजबूत होगी तो इमारत बेशक बुलंद होगी और हमेशा चमकती हुई रहेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ सर, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम जी। डॉक्टर कोयल विश्वास जी, मैं अब आपको आवाज दूंगा कि आप अपनी शुभकामनाएं। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को और यहाँ पे जितने भी अध्यापकगण जुड़े हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत किया था कि मैं विवेकानंद जी को अपना गुरु मानती हूँ, मैं उनको बहुत पढ़ती हूँ और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो है हिम्मत। हिम्मत हर एक क्षेत्र में हमें जरूरत पड़ती है, पढ़ने में और पढ़ाने में भी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। कभी अगर अध्यापकगण क्लास में अगर आपको कोई चीज ना आए, कृपया वो हिम्मत करके बताए अपने विद्यार्थियों से, नहीं मुझे ये चीज नहीं आती है, मैं पढ़कर आपको कल बताऊंगी या बताऊंगा। क्योंकि बच्चे आज के जो हैं वो हमसे ज्ञान नहीं लेते हैं, वो हमारा जो व्यक्तित्व है उससे सीखते हैं। तो ये एक ईमानदारी हर एक टीचर में होना चाहिए और वही हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी भी सीखते हैं। तो हिम्मत से आगे बढ़िए, हिम्मत के आगे सब कुछ है, दुनिया आपकी है, देश हमारा है और इसे आगे बढ़ाने का काम हम शिक्षकों का है और हमारे साथ साथ आप हमारी सेना, हमारे जो छात्र है, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको हौसला देंगे, आप हमें हौसला दीजिए। चलिए इस देश को और सुंदर बनाते हैं। इस मंच को प्रणाम। पाटिल जी आपको धन्यवाद और यहाँ मौजूद सभी विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुधीजन को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा जी है, मैं भी सभी प्रेक्षक जो है या प्रतिभागी जो है पहले उनका धन्यवाद करूंगा। पाटिल सर ने बहुत अच्छा संचालन किया है। हाँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद। पाटिल जी सर, हमारे साथ दुर्गा प्रसाद जी भी जुड़े हुए थे, नेटवर्क के कारण वो तो अभी वो 2 मिनट में जुड़ रहे हैं। पहले श्रद्धा है। हाँ, उनका मैसेज आया सर, मैंने देखा। हाँ, दुर्गा जी का मैसेज आया था। जी, अभी उनका दुर्गा जी का मैसेज आया था सर। तो एक तो आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं। जी आपको भी सर, आपको बहुत बढ़िया परिचर्चा हुआ। तो दुर्गा जी अभी 2 मिनट में जुड़ रहे हैं, श्रद्धा जुड़ी हुई है। ठीक है सर, तब तक श्रद्धा जी 2 मिनट में जुड़ रहे हैं, वो भी कुछ श्रद्धा जी शुभकामनाएं दे दे। श्रद्धा जी जुड़ रही हैं जी। हाँ श्रद्धा जी, कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेगी आपके दोस्तों को, गुरुजनों को? जी सर, बहुत ही सार्थक परिचर्चा ये रही। सभी लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर जो भी डिस्कशन यहाँ पर हुआ, उससे निश्चित ही जो शिक्षक हैं उनकी जो नई दिशा है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो शिक्षक बनने की तरफ अग्रसर हो रही है, उसके लिए निश्चित ही एक बहुत ही सकारात्मक संदेश इस परिचर्चा से जाएगा। और इसी के साथ मैं सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, भावी शिक्षकों को भी, और जो किसी न किसी रूप में सभी के लिए एक शिक्षक का कार्य करते हैं उन सभी को। क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा मनुष्य है जो एक मनुष्य को वास्तव में उसको ढालता है, उसको इस तरह से तैयार करता है कि वो उसके जीवन में जितने भी संघर्ष हैं उनके लिए तैयार हो सके और उनको पार करता हुआ आगे सफलता की सीढ़ी चढ़े।
चाहे वो किसी भी रूप में हो, मानसिक रूप में या भौतिक रूप में, किसी भी तरह के संघर्षों से वो जूझ रहा हो, शिक्षा की है जो उसकी वैतरणी को पार लगाता है। तो इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आलोक जी, मैं चाहूंगा कि आप भी। पाटिल सर मैं बोलूंगा, उससे पहले दुर्गा प्रसाद जी जो रिसर्चर हैं शिलोंग से, वो जुड़े हुए हैं, तो उनसे 2 मिनट हम इसके बारे में बात कर लें, वो बता दें। ठीक है सर? और मेरी शुभकामनाएं तो है ही। दुर्गा जी आप अपनी बात रखें। हाँ जी सर, सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। हेलो, बोलिए। अच्छा, तो पहली बात, प्रोफेसर बली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप लोगों का। आपने मुझे समय दिया, अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी साधुवाद आपको। और जो मेरी जो ये बात है कि शिक्षक दिवस, जो अब तक मैंने सुना है कि शिक्षक, गुरु, और हमारी जो मूल बात है वो है हमारे जो परंपरा में बात आई है कि शिक्षक दिवस पर प्लेटो और सुकरात की जो कहानी है, सुकरात ने लोकतांत्रिक मूल्य के लिए, लोकतांत्रिक संस्कार के लिए अपनी जान गंवा दी। प्लेटो का अच्छा संबंध रहा है राजघराने से। प्लेटो ने कहा आखिरी समय में सुकरात के कि मैं बचा सकता हूं आपको। उन्होंने कहा नहीं, मेरी हत्या भले हो जाए लेकिन मेरे विचारों की हत्या नहीं होनी चाहिए। एक वैचारिक स्वतंत्रता जो है, अगर शिक्षक अवसरवादी ढंग से अपनी अवसरवाद को बढ़ावा देंगे तो शिक्षक कहलाने के अधिकारी नहीं है। शिक्षक दिवस में हमें काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद को भी देखना चाहिए। गरुड़ जो है वो प्रतीक है राजा के, शहंशाह, जिस पर विष्णु जी की सवारी करते हैं, विष्णु जी की, और काकभूषुंडी जी कौवे हैं। काकभूषुंडी जी के पास जब गरुड़ को अभिमान हुआ, मोह हुआ, तो उनको भेजा गया। और मुझे लगता है कि उस समय काकभूषुंडी जी को देखते ही गरुड़ जी का अभिमान आधा दूर हो गया होगा। और जब उन्होंने शिक्षा के लिए नीचे आसन पर अपनी स्थापना की होगी तो पूरा अभिमान दूर हो गया, पूरा मोह दूर हो गया होगा। काकभूषुंडी और गरुड़ के संवाद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षक किसी भी जाति, धर्म और लिंग का मोहताज नहीं होता। शैक्षणिक गतिविधियों में नैतिकता और अनैतिकता की जो बात होती है वो अपने हित के बात होती है। शैक्षणिक गतिविधियों में लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक में कक्षा में हमें सिखाया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरीके से होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए। अगर टीचिंग लर्निंग नहीं है तो वह टीच नहीं कर पाती। पहली बात, टीचर की जो स्थापना होती है वह है अभिव्यक्ति के साथ साथ उसके कम्युनिकेशन स्किल को भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। टीचर कितना भी विद्वान हो, अगर उसकी संप्रेषणीयता छात्राओं तक नहीं पहुंच पाती है, विद्यार्थियों तक नहीं, देर तक फॉलो नहीं करते, स्किल्स को ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा। अनुशासन अपने हित के दायरे में न रख करके बल्कि अनुशासन कक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए। बहुत बढ़िया दुर्गा जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी। और शिक्षक और जो विद्यार्थी के आपसी रिलेशन होने चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छी बात रखी। और आपका नेटवर्क खराब था इसलिए आप 1 घंटे बाद जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि आगे से आपका नेटवर्क सही रहे। क्या दुर्गा जी सही कह रहा हूँ ना मैं? मीना नेटवर्क का ऐसे भी आपके नाम के आगे दुर्गा है, और दुर्गा जब क्रोध में होता है तो आपको पता है दुर्गा जब क्रोध में होती है क्या क्या करती है। नहीं सर, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रोध में, तो दुर्गा माता की बात कर रहा हूँ, क्रोध की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसे हैं, आपका आशीर्वाद है, स्नेह है कि मैं आपके मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है दुर्गा जी। ऐसे तो स्नेह है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत बढ़िया हमारी परिचर्चा रही। और कुछ बोल रहे थे पाटिल सर आप? दुर्गा जी हमारे साथ शिलोंग से जुड़े हुए थे और हमने जानबूझ के इस पूरी परिचर्चा में 2 छात्रों को जोड़ा था। एक एमए की छात्रा श्रद्धा थी और एक रिसर्चर को हमने जोड़ा था। हमें चाहते थे कि इसमें टीचर्स के साथ साथ जो छात्र हैं वो भी जुड़े, आपसी संवाद हो, क्योंकि संवाद के बिना कुछ संभव नहीं है। और हम लोग विशेष थैंक यू देंगे संतोष कुलकर्णी जी का, जो लगातार हमारे साथ बने रहे, बैठे रहे। और चूंकि आभासी दुनिया है, इस आभासी दुनिया की आभा कब खत्म हो जाए
और कब किसको दूसरे की आभा बनने पड़े और कब दूसरे की आभा बन के अपनी बात रखे। तो हमेशा जो एक कहते हैं ना कि स्टेपनी रखते हैं हम लोग गाड़ी में कि कब गाड़ी का खराब हो जाए और हम दूसरा स्टेपनी लगाना पड़े, तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा काम संतोष जी ने किया है। संतोष जी और मैं खुद भी कि कब कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। मैं सुन रहा था और बहुत ही बढ़िया पाटिल सर का संयोजन, दशरथ सर ने जो बातें की या शुरू में श्रद्धा ने जैसे टीचर्स की बातें की, फिर हमारे दीपक जी तो हमेशा अच्छा से कविता की बात करते ही रहते हैं। आरती जी ने कहा कि मैंने अभी कविता लिखी है शिक्षक दिवस के दिन, और सबसे बड़ी बात की आज कोयल जी का और फिर पाटिल जी का, पूनम जी का आज कविता छपा भी है शिक्षक दिवस के अवसर पे। और वास्तविक शिक्षा वही होती है जब हम जो टीचर लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे थे, वास्तविक शिक्षा यही होती है जो कि भारतीय परंपरा में, जो आप सबको पता है कि भारतीय परंपरा में 6 तरह के शिक्षक हुआ करते थे। अध्यापक से गुरु बनने की जो परंपरा है वही मूलतः टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अध्यापक जो करता है केवल सूचना प्रदान करता है, और गुरु जो करता है ज्ञान से, अपने ज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो एक शिक्षक में हमारे सूचना देने के साथ साथ न केवल उनको किताबी ज्ञान बल्कि अनुभव का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और सबसे अधिक व्यवहारिक ज्ञान देने की आवश्यकता है। और हम सब ऐसे ही व्यवहारिक ज्ञान की चर्चा करते रहेंगे। इस चर्चा का मैं सुन रहा था, मूल उद्देश्य व्यवहार था, और जो व्यवहार में होता है वही महत्वपूर्ण होता है। किताब में तो हम कहीं भी कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसी चर्चा हम फिर आगे करते रहेंगे। आप सभी ने लोकबात को समय दिया, आप सबका लोकबात टीम की ओर से बहुत बहुत आभार। और पाटिल जी आपने इतना बढ़िया संयोजन किया, आरती मैम, दीपक पवार सर, फिर कोयल विश्वास मैम, श्रद्धा जी, दुर्गा प्रसाद जी, और हमारे साथ दशरथ वाघ सर जुड़े हुए हैं, संतोष जी, सभी का दिल से आभार लोकबात की टीम की ओर से। आगे भी आप हमें समय दें, इसी आशा के साथ हम फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, नए जज्बे के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उमंग और नए दिल के साथ। क्योंकि जब दिल नया होगा तो बातें नहीं होंगी, संवाद नया होगा, और आपसी इस आभासी दुनिया में आभा भी विराजमान रहेगा। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलते हैं। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे अंत में लोकबात देखते रहिए और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी संतोष जी कुछ बोल रहे थे? सर आप सभी को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, चूंकि बैकग्राउंड में थे तो इनसे बात करना बहुत जरूरी था। आपको भी संतोष जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं सर हम लोग किसी नए प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। सभी को, सभी धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को विशेष प्रणाम। धन्यवाद। श्रोताओं को